अध्याय 16 परिवर्तनीय इशू और वारंट्स। परिवर्तनीय यानी कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और प्रिफर्ड स्टॉक्स अभी हाल के वर्षों में सीनियर फाइनेंसिंग के क्षेत्र में मुख्य रूप से अहम होते जा रहे हैं। समानांतर घटनाक्रमों के तौर पर शेयर ऑप्शन वारंट्स, जो साधारण शेयरों को निर्धारित भाव पर खरीदने का दीर्घावधि का अधिकार है, वो भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की स्टॉक गाइड में अब उद्धृत होने वाले आधे से ज्यादा प्रिफर्ड स्टॉक्स में परिवर्तन का प्रावधान होता है और यही बात 1968 से 1970 के कॉरपोरेशन बॉन्ड फाइनेंसिंग के बड़े हिस्से पर भी खरी उतरती है। ऐसी कम से कम 60 विभिन्न सीरीज हैं जो अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर ऑप्शन वारंट में कारोबार करती हैं। 1970 में इतिहास में पहली बार न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने दीर्घावधिक वारंटों के एक इशू को सूचीबद्ध किया, जिसके तहत $52 प्रत्येक पर अमेरिकन टेल एंड टेल के 3 करोड़ 14 लाख शेयरों को खरीदने के अधिकार दिए गए। चूंकि मदर बेल अब रैली का नेतृत्व कर रही है, तो कई नए गढ़ने वालों की ओर से वारंट्स को बल मिलना तय है। जैसा कि हम बाद में बताएंगे कि ये एक से ज्यादा मायने में छल रचना है। कुल तस्वीर में परिवर्तनीय इशू वरीयता में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमें पहले इस पर चर्चा करनी होगी। यहाँ हमें 2 प्रमुख पहलुओं पर निवेशकों के नजरिए से विचार करना होगा। पहला, वे निवेश अवसरों और जोखिमों को किस क्रम में रखते हैं। दूसरा, उनके होने से संबंधित साधारण शेयर इशू का मूल्य कितना प्रभावित होता है। परिवर्तनीय इशू को लेकर दावा किया जाता है कि ये निवेशकों और इशू जारीकर्ता कॉरपोरेशन दोनों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होते हैं। निवेशक को बॉन्ड या प्रिफर्ड स्टॉक में शानदार सुरक्षा मिलने के साथ ही साधारण शेयरों के मूल्य में होने वाली किसी भी बड़ी वृद्धि में हिस्सेदारी का मौका मिलता है। जारीकर्ता औसत ब्याज या प्रिफर्ड डिविडेंड लागत पर पूंजी जुटा पाता है और यदि अपेक्षित धन हासिल हुआ तो जारीकर्ता उन्हें साधारण शेयरों में बदलकर सीनियर दायित्वों से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार दोनों पक्षों के लिए सौदा असाधारण रूप से सफल होता है। निश्चित ही पिछला अनुच्छेद इस स्थिति को कुछ हद तक अतिरंजित कर देता है, क्योंकि आप केवल एक सरल युक्ति से सौदे को दोनों पक्षों के लिए ज्यादा बेहतर नहीं बना सकते। परिवर्तन सुविधा के बदले निवेशक को आमतौर पर गुणवत्ता या यील्ड या दोनों के रूप में कुछ महत्वपूर्ण गंवाना पड़ता है। इसके विपरीत यदि कंपनी को परिवर्तन सुविधा के कारण कम लागत पर अपना धन मिलता हो, तो वो भविष्य में वृद्धि के लिए आम शेयर धारकों के दावे के बदले में समर्पण कर देती है। इस विषय पर पक्ष और विपक्ष दोनों के समर्थन वाले पेचीदा तर्क हो सकते हैं। सबसे सुरक्षित निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि परिवर्तनीय इशू भी प्रतिभूति में अन्य प्रारूपों की तरह है, जिनके प्रारूप में ना तो आकर्षण और ना ही अनाकर्षण की कोई गारंटी है। ये सवाल इशू विशेष के आसपास के सभी तथ्यों पर निर्भर करेगा। हालांकि हम जानते हैं कि तेजी के बाजार के अंतिम हिस्से के दौरान विचरने वाले परिवर्तनीय इशू समूह कुल मिलाकर असंतोषजनक परिणाम देने वाले होते हैं। दुर्भाग्य से ऐसी आशावादी अवधियों में ही अधिकांश परिवर्तनीय वित्त पोषण अतीत में किया गया है। टाइमिंग से ही खराब परिणाम अवश्यंभावी हो जाते हैं, क्योंकि शेयर बाजार में व्यापक गिरावट अनिवार्य रूप से परिवर्तन के विशेषाधिकार को बहुत कम आकर्षक बना देती है और इससे अक्सर इस इशू की अंतर्निहित सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं। बतौर सामूहिक चित्रण हम अपने उसी उदाहरण का उपयोग करेंगे जिसे हमने 1946 में परिवर्तनीय और सादे यानी गैर परिवर्तनीय प्रिफर्ड प्रस्तावों के तुलनात्मक भाव व्यवहार में किया था, जो तेजी के बाजार का समापन वर्ष और इसके बाद वर्ष 1949 में आरंभ होने वाले असाधारण बाजार की शुरुआत था। 1967-1970 के बीच तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण कठिन है, क्योंकि इन वर्षों में प्रत्यक्षतः कोई नया गैर परिवर्तनीय प्रस्ताव नहीं आया। लेकिन ये आसानी से दिखाया जा सकता है कि दिसंबर 1967 से दिसंबर 1970 तक परिवर्तनीय प्रिफर्ड स्टॉक्स में औसत भाव गिरावट समग्र रूप से साधारण शेयरों से ज्यादा थी, जिनमें केवल 5% का नुकसान हुआ। साथ ही दिसंबर 1968 से दिसंबर 1970 की अवधि के दौरान परिवर्तनीय का प्रदर्शन पुराने सादे यानी गैर परिवर्तनीय प्रिफर्ड शेयरों से थोड़ा ज्यादा खराब रहा। ये तुलना दर्शाती है कि परिवर्तनीय प्रतिभूतियां सामान्यतः सीनियर इशू से तुलनात्मक रूप से खराब गुणवत्ता की होती हैं। साथ ही ये साधारण शेयरों से भी बंधी होती हैं, जो आम बाजार में स्पेक्युलेटिव उछाल के अलावा बाकी समय बुरे ही होते हैं। निसंदेह ये आलोचना सभी परिवर्तनीय इशू पर लागू नहीं होती
1968 और 1969 में विशेष रूप से बड़ी संख्या में मजबूत कंपनियों ने पहली गुणवत्ता वाले बॉन्ड के वास्ते भी अत्यधिक उच्च ब्याज दरों का मुकाबला करने के लिए परिवर्तनीय इशू का इस्तेमाल किया। लेकिन ये ध्यान देने योग्य है कि हमारे परिवर्तनीय प्रेफर्ड के 20 स्टॉक सैंपल में से केवल एक में बढ़त दिखी और 14 बुरी गिरावट का शिकार बने। इन आंकड़ों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि परिवर्तनीय इशू अपने आप में गैर परिवर्तनीय या सादा प्रतिभूतियों से कम वांछनीय है। अन्य चीजें बिल्कुल समान हो तो इसकी उलट स्थिति सत्य होगी, लेकिन हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि दरअसल बाकी चीजें समान नहीं हैं तथा परिवर्तन की अतिरिक्त सुविधा अक्सर शायद आमतौर पर इशू की वास्तविक निवेश गुणवत्ता की अनुपस्थिति को प्रकट कर देती है। निसंदेह ये सच है कि परिवर्तनीय प्रेफर्ड उसी कंपनी के साधारण शेयरों से ज्यादा सुरक्षित होते हैं, यानी कह सकते हैं कि इसमें मूल पूंजी के नुकसान की संभावना का जोखिम कम होता है। इसलिए तदनुरूप साधारण शेयर की जगह नए परिवर्तनीय खरीदने वाले इस मायने में तार्किक हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में शुरुआत के लिए साधारण शेयरों को उनके शासित भाव पर खरीदना समझदारी नहीं होती तथा परिवर्तनीय प्रेफर्ड के विकल्प से भी तस्वीर पर्याप्त नहीं सुधरती। इसके अलावा परिवर्तनीय की खरीद का सौदा उन निवेशकों द्वारा किया गया था जिनकी आम स्टॉक में कोई विशेष रुचि या विश्वास नहीं था, यानी उन्होंने उस समय आम स्टॉक खरीदने के बारे में कभी सोचा ना होगा, लेकिन जो पूर्व दावे और वर्तमान बाजार के करीब परिवर्तन के विशेषाधिकार के आदर्श संयोजन से लालच में आ गए थे। कई उदाहरणों में इस संयोजन ने अच्छी तरह काम किया, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इसकी संभावना अधिक रहती है कि यह फंसाने वाला जाल साबित हो। जहां तक परिवर्तनीय के स्वामित्व की बात है तो इसमें एक अलग तरह की परेशानी है जिसका ज्यादातर निवेशकों को पता नहीं होता। मुनाफा दिखाई देने पर भी ये अपने साथ दुविधा लेकर आता है। धारक इसे थोड़ा बढ़ने पर ही बेच दे या इसे ज्यादा बढ़ने तक अपने पास रखे। यदि इशू कॉल हो जाता है, जो अक्सर साधारण शेयर के काफी अधिक चढ़ जाने पर होता है, तो वो उसी वक्त बेच दे या परिवर्तित करे और साधारण शेयर को अपने पास रखे रहे। चलिए इस बारे में ठोस बातचीत करते हैं। आपने एक 6% बॉन्ड को 100 पर खरीदा और 25 पर इसे शेयर्स में परिवर्तित कर लिया, जो कि प्रति $1000 बॉन्ड के लिए 40 शेयर की दर होगी। शेयर बढ़कर 30 हो जाता है, जिससे बॉन्ड की कीमत कम से कम 120 हो जाती है, अतः ये 125 पर बिकने लगता है। आप बेच सकते हैं या रुक सकते हैं। यदि आप भाव बढ़ने की आशा में रुकते हैं तो आपकी स्थिति काफी हद तक साधारण शेयर धारक जैसी हो जाएगी, क्योंकि यदि शेयर नीचे जाता है तो आपका बॉन्ड भी नीचे जाएगा। कोई रूढ़िवादी व्यक्ति यह कह सकता है कि 125 से ज्यादा होने पर यह उसके लिए अत्यधिक स्पेक्युलेटिव हो जाएगा और इसलिए उसे बेचकर 25% का संतोषजनक मुनाफा ले लेना चाहिए। लगता तो ठीक है, लेकिन इस स्थिति पर थोड़ा और विचार करें। बहुत से मामलों में जहां धारक 125 पर बेच देता है, तब साधारण शेयर का बढ़ना जारी रहता है और वो परिवर्तनीय को भी अपने साथ ले जाता है और निवेशक उस पीड़ा को अनुभव करता है जो बहुत जल्दी बेचने पर होती है। अगली बार वो 150 या 200 तक रुकने का फैसला करता है। इशू 140 तक चढ़ जाता है और वो नहीं बेचता। तभी बाजार टूटता है और उसका बॉन्ड फिसलकर नीचे 80 पर पहुंच जाता है। उसने इस बार फिर गलती कर दी। गलत अनुमान लगाने की इस मानसिक पीड़ा के साथ ही ये लगभग अनिवार्य प्रतीत होती है। परिवर्तनीय इशू के परिचालन में एक वास्तविक गणितीय कमी भी है। मान सकते हैं कि कई होल्डिंग्स पर 25% या 30% मुनाफे पर बेचने की कठोर और समरूप नीति लागू करना काम कर सकता है। इससे मुनाफे की ऊपरी सीमा तय हो जाती है और ये केवल उन्हीं इशू पर मिल सकता है जो अच्छे चल रहे हों। लेकिन यदि, जो कि सच प्रतीत होता है, इन इशू में अक्सर समुचित आधारभूत सुरक्षा का अभाव होता है और इन्हें तेजी के बाजार के अंत में जारी करने में और खरीदने का रुझान होता है, तब उनमें से बहुत से 125 तक बढ़ने में तो विफल रहते हैं, लेकिन बाजार के नीचे जाने पर गिरने में विफल नहीं रहते। अंत में परिवर्तनीय में स्पेक्युलेटिव अवसर व्यवहार रूप में भ्रम साबित होता है और यह पूरा अनुभव काफी बड़े नुकसानों से अंकित होता है, जो भले ही अस्थायी प्रकृति के हों, इसी तरह इनमें समान मात्रा में लाभ भी होता है। 1950-1968 के तेजी के बाजार की असाधारण लंबाई के कारण परिवर्तनीय इशू ने सामान्यतः अपने में कोई 18 वर्षों तक अच्छा मुनाफा प्रदान किया। लेकिन इसका बस इतना ही अर्थ है कि बड़ी संख्या में साधारण शेयरों ने बड़ी बढ़त का आनंद लिया, जिसमें अधिकांश परिवर्तनीय इशू को उनका हिस्सा मिला।
परिवर्तनीय इशू में निवेश दृढ़ता की जांच केवल गिरते बाजार में उनके प्रदर्शन से ही हो सकती है, और ये कुल मिलाकर हमेशा निराश करने वाला ही साबित हुआ है। अपने पहले संस्करण 1949 में हमने इस विशिष्ट समस्या की चित्रित व्याख्या की थी कि परिवर्तनीय के ऊपर जाने पर क्या करें। हमें लगता है कि वो यहाँ पर देने योग्य है। जैसे हमारे कुछ संदर्भ हमारी निवेश गतिविधियों पर आधारित होते हैं। हम मुख्य रूप से निवेश फंड्स के ऐसे चुनिंदा समूह के सदस्य थे जो एवरशार्प कंपनी के समतुल्य पर परिवर्तनीय 4.5% डिबेंचर की प्राइवेट ऑफरिंग में भागीदार थे, जिन्हें $40 प्रति शेयर पर साधारण स्टॉक में परिवर्तित किया जा सकता था। स्टॉक तेजी से चढ़कर 451/2 पर पहुंच गया और तत्पश्चात 2 के बदले 3 स्प्लिट के बाद 88 के बराबर हो गया। इस दूसरे भाव में परिवर्तनीय डिबेंचर की कीमत 220 से कम नहीं थी। इसी अवधि के दौरान 2 इशू को कम प्रीमियम पर कॉल्ड किया गया, इसलिए वे सभी व्यवहारिक रूप से साधारण शेयरों में परिवर्तित हो गए, जिन्हें अनेक को मूल डिबेंचर निवेश फंड खरीदारों ने अपने पास ही रखा। भाव में तुरंत ही गंभीर गिरावट शुरू हो गई और मार्च 1948 में स्टॉक 73/8 जितने कम पर बिक रहा था। डिवेंचर इशू मूल्य का केवल 27 था, जो 100% मुनाफे के बजाय मूल भाव में 75% की गिरावट को दर्शाता है। इस कहानी का वास्तविक बिंदु है कि कुछ मूल खरीदारों ने अपने बॉन्ड्स को स्टॉक में परिवर्तित करवा लिया था और इस बड़ी गिरावट के दौरान भी स्टॉक को अपने पास रखे रहे। ऐसा करने पर आप वॉल स्ट्रीट की एक पुरानी कहावत की विपरीत दिशा में गए, जो कहती है परिवर्तनीय बॉन्ड को कभी परिवर्तित ना करें। इस सलाह का कारण क्योंकि एक बार परिवर्तन करवा लेने के बाद आप ब्याज पाने के आगामी हक के साथ ही आकर्षक मुनाफा पाने के रणनीतिक गठजोड़ को खो देते हैं। आप संभवतः निवेशक की जगह स्पेक्युलेटर बन जाते हैं, और वो भी अक्सर अनुचित समय पर, क्योंकि शेयर पहले ही बड़ी बढ़त ले चुका होता है। यदि परिवर्तनीय को परिवर्तित ना करें अच्छा नियम है, तो ऐसा कैसे हुआ कि इन अनुभवी फंड मैनेजरों ने अपने एवरशार्प बॉन्ड्स को स्टॉक में परिवर्तित कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें शर्मिंदगी भरा नुकसान हुआ? निसंदेह इसका जवाब यह है कि उन्होंने खुद को कंपनी की संभावनाओं के साथ ही साथ शेयरों के लिए अनुकूल बाजार गतिविधियों के उत्साह में बहने दिया। वॉल स्ट्रीट के कुछ विवेकपूर्ण नियम हैं। समस्या यह है कि वे तब दिमाग में नहीं आते जब इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अतः पुराने दिनों की एक और प्रख्यात उक्ति है, वो करो जो मैं कहूं, ना कि जो मैं करूं। इस तरह नए परिवर्तनीय इशू के प्रति हमारी आम राय गैर भरोसे की है। यहां हमारा मतलब है कि जैसा देखा गया है कि निवेशकों को इन्हें खरीदने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। ऐसी तार्किक छानबीन के बाद उसे ऐसे विशिष्ट प्रस्ताव मिल सकते हैं जिनसे इनकार ना किया जा सके। निश्चित ही इसमें आदर्श संयोजन एक मजबूत सुरक्षित परिवर्तनीय होगा, जिसे ऐसे साधारण शेयर में बदला जाए जो अपने आप में आकर्षक हो और वर्तमान बाजार भाव से थोड़ा ही ऊपर हो। ऐसे नए प्रस्ताव यदा कदा आते हैं जो इन अपेक्षाओं पर खरे उतरे। हालांकि प्रतिभूति बाजार का स्वभाव ही ऐसा होता है कि बहुत संभावना है कि कुछ पुराने इशू में ऐसे कुछ अवसर मिल जाएं जो नए के बजाय अनुकूल अवस्था में विकसित हो गए हों। यदि नया इशू वास्तव में मजबूत है तो संभव है कि इसमें अच्छी परिवर्तनीय सुविधा ना हो। स्टैंडर्ड टाइप परिवर्तनीय इशू में क्या चीज दी जाती है और किसे रोका जाता है, इसके बीच का स्पष्ट संतुलन अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी की फाइनेंसिंग में इस प्रकार की प्रतिभूति के अत्यधिक उपयोग में भली भांति देखा जा सकता है। 1913 और 1957 के बीच कंपनी ने कम से कम 9 भिन्न परिवर्तनीय बॉन्ड इशू बेचे, जिनमें से ज्यादातर शेयर धारकों को सब्सक्रिप्शन अधिकार के माध्यम से बिके। परिवर्तनीय बॉन्ड्स में कंपनी को एक महत्वपूर्ण लाभ होता है, जिससे उन्हें उससे ज्यादा अनेक प्रकार के खरीदार मिलते हैं जिन्हें स्टॉक ऑफरिंग में उपलब्ध होते हैं। चूंकि बॉन्ड्स बहुत सारे वित्तीय संस्थानों में लोकप्रिय होते हैं जिनके पास बहुत बड़े संसाधन होते हैं, लेकिन कुछ को स्टॉक से खरीदने की अनुमति नहीं होती। बॉन्ड्स पर बजाय रिटर्न आमतौर पर स्टॉक से संबंधित डिविडेंड यील्ड के आधे से भी कम होता है। ऐसा फैक्टर जिसकी गणना बॉन्ड धारकों के पूर्व दावों को संतुलित करने के लिए होती थी। चूंकि कंपनी ने अपनी $9 डिविडेंड दर को 40 वर्षों तक बनाए रखा, 1919 से वर्ष 1959 के स्टॉक स्प्लिट तक, इसका परिणाम अंत में लगभग सभी परिवर्तनीय इशू का साधारण स्टॉक्स में परिवर्तन रहा। इस प्रकार इन परिवर्तनीय इशू के खरीदारों ने वर्षों अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं था जितना तब होता जब उन्होंने पहली ही बार में कैपिटल स्टॉक खरीदे होते।
ये उदाहरण अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ की मजबूती तो स्थापित करता है, लेकिन परिवर्तनीय बॉन्ड्स के आंतरिक आकर्षण के लिए ऐसा नहीं करता। उन्हें व्यावसायिक रूप से ठोस साबित करने के लिए हमें ऐसे उदाहरण तलाशने होंगे जिनमें परिवर्तनीय इशू से अच्छे परिणाम मिले, जबकि साधारण शेयर निराशापूर्ण साबित हुए हों। ऐसे उदाहरण मिलना आसान नहीं है। परिवर्तनीय इशू का साधारण शेयर के स्तर पर प्रभाव। काफी ज्यादा मामलों में परिवर्तनीय को जारी करने का काम विलयन या नए अधिग्रहण से जुड़ा रहा। इस वित्तीय कार्रवाई का शायद सबसे शानदार उदाहरण एनवीएफ कॉरपोरेशन द्वारा शेरॉन स्टील कंपनी के ज्यादा से ज्यादा साधारण शेयरों के बदले तकरीबन $10 करोड़ के अपने 5% परिवर्तनीय बॉन्ड्स तथा वारंट जारी करना था। इस असाधारण सौदे पर आगे चर्चा की गई है। पारंपरिक रूप से सौदों के परिणाम स्वरूप साधारण शेयरों में रिपोर्टेड अर्निंग्स प्रति शेयर प्रो फार्मा में बढ़ती है। शेयर न केवल तथाकथित अपनी बड़ी कमाई के जवाब में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसलिए भी ऐसा होता है क्योंकि प्रबंधन ने अपनी ऊर्जा, उद्यम और शेयर धारक के लिए अधिक पैसा बनाने की क्षमता का सबूत दे दिया है। लेकिन प्रतिसंतुलन करने वाले दो कारक हैं, जिनमें से एक वस्तुतः अनदेखा रहा है, दूसरा पूरी तरह से आशावादी बाजारों के लिए है। पहला कारक वास्तव में साधारण शेयर की वर्तमान और भावी आय का वास्तविक डाइल्यूजन है, जो गणितीय रूप से नए परिवर्तनीय अधिकारों से प्रवाहित होता है। इस डाइल्यूजन को हाल की आय से लेकर या कुछ अन्य आंकड़े मानकर और प्रति शेयर समायोजित आय की गणना करके निर्धारित किया जा सकता है। यदि सभी परिवर्तनीय शेयर या बॉन्ड वास्तव में परिवर्तित किए गए थे, ज्यादातर कंपनियों में प्रति शेयर आंकड़ों में परिणाम की कमी महत्वपूर्ण नहीं होती है। लेकिन इस बयान के अनेक अपवाद भी हैं और ये जोखिम भी है कि ये असुविधाजनक दर से बढ़ सकते हैं। तेजी से फैलते संगुट परिवर्तनीय हथकंडे के मुख्य कलाकार रहे हैं। हमने 7 कंपनियों की सूची बनाई है जिनमें साधारण से प्रिफर्ड शेयर में संकेतिक परिवर्तन दशकों पहले, मान लें 1956 में, साधारण शेयरों की यील्ड समान कंपनी में प्रिफर्ड शेयरों से ज्यादा होती थी। ये खासकर तब सच है जब यदि प्रिफर्ड स्टॉक में परिवर्तनीय सुविधा बाजार के निकट होती थी। फिलहाल इसका उलट भी अक्सर सच होता है। इसके परिणाम स्वरूप ऐसे परिवर्तनीय प्रिफर्ड स्टॉक्स की संख्या काफी है जो साफ तौर पर संबंधित साधारण शेयरों से ज्यादा आकर्षक हैं। साधारण शेयरों के धारकों के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और उन्हें अपने जूनियर शेयरों को सीनियर इशू में बदलने के लाभ का अहम फायदा होता है। इसका विशिष्ट उदाहरण 1970 के अंत में स्टडबेकर वर्थिंगटन कॉरपोरेशन ने पेश किया था। इससे साधारण शेयर 57 पर बिक रहे थे, जबकि $5 परिवर्तनीय प्रिफर्ड शेयर 871/2 पर थे। प्रत्येक प्रिफर्ड शेयर 11/2 साधारण शेयर से बदला जा सकता था, जिससे इसकी कीमत 851/2 हो जाती। प्रिफर्ड शेयर के क्रेता के मुकाबले ये बहुत कम धन अंतर का संकेत करता था, परंतु प्रिफर्ड के प्रति शेयर पर हासिल $5 के मुकाबले साधारण शेयरों में $1.20 या 11/2 शेयर के लिए $1.80 वार्षिक दर से डिविडेंड भुगतान हुआ था। इस तरह भाव में यह मौलिक प्रतिकूल अंतर संभवतः 1 वर्ष से भी कम में पूरा हो गया, जिसके बाद कुछ समय के लिए साधारण शेयरों के मुकाबले प्रिफर्ड शेयर संभवतः पर्याप्त रूप से उच्च डिविडेंड यील्ड देने लगे। लेकिन जाहिर है सबसे महत्वपूर्ण सीनियर पोजीशन थी, जिसका फायदा साधारण शेयर धारकों को बदलाव से मिला। कम भाव पर 1968 और पुनः 1970 में प्रिफर्ड की बिक्री साधारण के 11/2 शेयर से 15 अंक ज्यादा पर हुई। इसकी परिवर्तनीय सुविधा ये गारंटी थी कि इसे साधारण पैकेज से कम पर कभी नहीं बेचा जा सकेगा। स्टॉक ऑप्शन वारंट्स। चलिए हम शुरुआत में ही सीधे और सपाट तरीके से बोलते हैं। हम स्टॉक ऑप्शन वारंट्स में हुए हालिया घटनाक्रम को लगभग फ्रॉड, तात्कालिक खतरा और संभावित विनाशक मानते हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर संकलित डॉलर मूल्य को हवा से बना लिया। उनके पास इनके अस्तित्व का कोई कारण नहीं था सिवाय इसके कि वे स्पेकुलेटर्स और निवेशक को गुमराह कर रहे थे। उन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना चाहिए या उन्हें कम से कम कंपनी के कुल पूंजीकरण के बहुत छोटे अंश तक सीमित कर देना चाहिए। सामान्य इतिहास और साहित्य की सदृश्यता में हम पाठकों के लिए फाउस्ट भाग 2 के सेक्शन को संदर्भित करेंगे, जिसमें गेटे कागजी धन के आविष्कार के बारे में बताते हैं। वॉल स्ट्रीट के इतिहास के अशुभ उदाहरण के तौर पर हम अमेरिकन एंड फॉरेन पावर कंपनी के वारंट्स का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसका 1929 में बाजार मूल्य कई बिलियन डॉलर से अधिक उद्धृत था। हालांकि यह कंपनी के बैलेंस शीट के फुटनोट में ही दिखाई देता था।
1932 तक ये $1 बिलियन सिकुड़कर $8 मिलियन रह गया और 1952 में कंपनी के पुनः पूंजीकरण में वारंट्स साफ हो गए। हालांकि अपने ऋण चुकाने में समर्थ रहा था। मूल रूप से स्टॉक ऑप्शन वारंट्स यदाकदा बॉन्ड इश्यू से जुड़े रहते थे और ये आमतौर पर आंशिक परिवर्तनीय सुविधा के समान होते थे। राशि के मामले में ये गैर महत्वपूर्ण थे और इसलिए इसमें कोई नुकसान नहीं था। 1920 के दशक के अंत में इसके उपयोग के साथ ही अन्य वित्तीय दुरुपयोग भी बढ़ गए, लेकिन इसके बाद ये लंबे समय तक नजरों से दूर रहे। उनका फिर लौटना तय था, जैसे कि बुरे धन वे हैं। और 1967 के बाद से वे न केवल प्रचलित रूप से इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फाइनेंस बन गए, बल्कि एक मानक प्रक्रिया विकसित की गई जिससे नए रियल एस्टेट उपक्रमों के लिए पूंजी जुटाई जा सके जो बड़े बैंकों से संबद्ध थे, जिसके लिए समान संख्या में साधारण शेयर और वारंट्स इकाई बेचे गए, जिससे उसी भाव पर अतिरिक्त साधारण शेयर खरीदे जा सके। उदाहरणतः 1971 में क्लीव ट्रस्ट रियलिटी इन्वेस्टर ने अपने ऐसे 25 लाख मूल्य के साधारण शेयर या शेयर्स ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट और वारंट्स संयोजन को $20 प्रति यूनिट पर बेचा। चलिए पल भर विचार करते हैं कि इस वित्तीय व्यवस्था की वास्तविकता क्या है। आमतौर पर साधारण स्टॉक इशू के पास पहला अधिकार होता है कि वो अतिरिक्त साधारण शेयर खरीदे। जब कंपनी के डायरेक्टर इस तरह से पैसा जुटाना चाहते हों, ये कथित प्रीएम्प्टिव राइट सामान्य स्टॉक के स्वामित्व में प्रवेश करने वाले मूल्यों के तत्वों में से एक है। साथ ही इसमें लाभांश प्राप्त करने, कंपनी के विकास में भाग लेने और डायरेक्टरों के चयन में वोट देने का अधिकार भी शामिल है। जब अलग से वारंट्स जारी कर अतिरिक्त पूंजी के लिए सब्सक्राइब का अधिकार दिया जाता है, तो इस कार्य से आम साधारण शेयर के अंतर्निहित मूल्य का एक अंश चला जाता है और इसे एक अलग सर्टिफिकेट्स में हस्तांतरित किया जाता है। यहाँ इसी सादृश्य ये भी किया जाता है कि डिविडेंड प्राप्ति सीमित या असीमित अवधि के लिए इसका अलग से सर्टिफिकेट जारी किया जाए या संस्थान में आगामी बिक्री या परिसमापन में साझा करने का अधिकार मिले या शेयरों के लिए वोट देने का अधिकार मिले। इन सब्सक्रिप्शन वारंट्स को मूल पूंजी संरचना के भाग रूप में क्यों निर्मित किया जाता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग वित्तीय मामलों में नासमझ होते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि आउटस्टैंडिंग वारंट्स सहित मिलने वाले साधारण शेयर इसके विपरीत के मुकाबले कम कीमत के होते हैं। अतः स्टॉक और वारंट्स पैकेज के लिए आमतौर पर बाजार में केवल शेयरों से ज्यादा अच्छा भाव मिल जाता है। ध्यान दें कि सामान्य कंपनी रिपोर्ट्स में प्रति शेयर अर्निंग की गणना आउटस्टैंडिंग वारंट्स के प्रभाव को उचित रूप से ध्यान में रखे बिना की जाती है। निश्चित ही इसका परिणाम कंपनी की आय और बाजार मूल्य पूंजीकरण के बीच वास्तविक रिश्ते की अतिरंजना होता है। वारंट्स के अस्तित्व की योजना बनाने का सबसे सरल, संभवतः सर्वोत्तम तरीका इसके बाजार मूल्य के समकक्ष को साधारण शेयर पूंजीकरण में जोड़ना है। इस प्रकार प्रति शेयर बाजार भाव में वास्तविक वृद्धि होगी, जहां सीनियर सिक्योरिटीज की बिक्री के संबंध में बड़ी संख्या में वारंट्स जारी किए जाते हैं। वहां ये मानकर समायोजन करने की प्रथा है कि स्टॉक भुगतान की आय का उपयोग संबंधित बॉन्ड या प्रेफर्ड शेयरों के रिटायरमेंट के लिए किया जाता है। ये पद्धति आमतौर पर किसी वारंट के लिए प्रयोज्य मूल्य से ज्यादा की प्रीमियम वैल्यू की पर्याप्त रूप से अनुमति नहीं देती। क्या खुद कंपनी को इन वारंट्स के निर्माण से कोई लाभ मिलता है? इस मायने में वे किसी तरह आश्वस्त हो सकें कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पूंजी जुटा सकेंगे? बिल्कुल नहीं। आमतौर पर ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे कंपनी वारंट धारकों से उनके अधिकारों का उपयोग कराए और इस तरह कंपनी के लिए नई पूंजी जुटा सके। इससे पहले कि वारंट की समापन तिथि आए, इस बीच यदि कंपनी अतिरिक्त साधारण शेयर फंड जुटाना चाहती है तो उसे शेयर धारकों को आम तरीके से ही शेयर प्रस्ताव करने चाहिए, जिसका मतलब बाजार शासित भाव के भीतर होना है। ऐसे कार्यों में वारंट से कोई मदद नहीं मिलती। वे बस अपने खुद के सब्सक्रिप्शन भाव से कम होने की समीक्षा की सतत आवश्यकता द्वारा स्थिति को और पेचीदा ही बनाते हैं। हम एक बार फिर कहना चाहेंगे कि स्टॉक ऑप्शन वारंट के बड़े इशू से कृत्रिम काल्पनिक बाजार के अलावा और कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। गेटे फाउस्ट लिखते वक्त जिस कागजी धन से परिचित थे, वे फ्रांस के कुख्यात असाइनेट्स थे, जिनका शानदार आविष्कार के तौर पर सत्कार किया गया था और जिनके भाग्य में अंततः अपना सारा मूल्य खो देना लिखा था। यही अमेरिकन एंड फॉरेन पावर के $1 बिलियन के वारंट्स के साथ हुआ। कवि की कुछ टिप्पणियां समान रूप से किसी भी अन्य आविष्कार या चीज पर लागू हो सकती हैं, जैसे कि निम्न है। फाउस्ट कहता है कि कल्पना अपनी उच्चतम उड़ान में व्यक्त हो जाती है, पर सब समझ नहीं पाते।
मैफिस्टोफेल्स यानी कि आविष्कारक कहता है, यदि व्यक्ति को सिक्के चाहिए तो ब्रोकर के पास मिल जाएंगे। और अंत में मूर्ख कहता है, मैजिक पेपर, व्यवहारिक पोस्ट स्क्रिप्ट। वारंट्स का सबसे बड़ा अपराध जन्म लेना है। जन्म के बाद से ही वे अन्य सिक्योरिटी स्वरूपों के तौर पर काम करने लगते हैं, और जिसमें लाभ की संभावना भी नुकसान जितनी ही होती है। लगभग सभी नए वारंट सीमित समय, आमतौर पर 5 से 10 वर्षों तक चलते हैं। पुराने वारंट अक्सर बिना अवधि वाले होते थे और कुछ वर्षों के दौरान उनका आकर्षक भाव इतिहास रहने की पूरी संभावना रहती थी। उदाहरण, रिकॉर्ड बुक्स दर्शाती हैं कि ट्री कॉन्टिनेंटल कॉरपोरेशन के वारंट जो 1929 की तिथि के थे, गहन मंदी के बीच $1/32 जैसे नगण्य भाव पर बिके थे। 1969 में इस निम्न स्थिति से बढ़कर वे शानदार 753/4 तक पहुंच गए, जो 2,42,000% की शानदार वृद्धि थी। तब वारंट्स भी खुद शेयरों से काफी ऊंचे भाव पर बिकते थे। ये एक ऐसी चीज है जो वॉल स्ट्रीट पर तकनीकी घटनाक्रम की वजह से होती है, जैसे स्टॉक स्प्लिट। इसका हालिया उदाहरण लिंक टेम्को वॉट वारंट्स में मिलता है, जो 1971 के पूर्वार्ध में 21/2 से बढ़कर 121/2 हुआ और इसके बाद गिरकर 4 पर पहुंच गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि वारंट्स में समय समय पर चालाकी भरी गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन यहां यह चर्चा के लिए अति तकनीकी बात है। हम कह सकते हैं कि वारंट तुलनात्मक रूप से परिवर्तनीय सुविधा वाले बॉन्ड या प्रिफर्ड स्टॉक्स से जुड़े अपने समकक्ष बाजार घटकों से महंगे बिकते हैं। उस सीमा तक यह तर्क वैध है कि वारंट सहित बॉन्ड बेचा जाए, बजाय इसके कि परिवर्तनीय इशू के एक समतुल्य डाइल्यूजन कारक का निर्माण किया जाए। यदि वारंट टोटल तुलनात्मक रूप से छोटा है तो इसके सैद्धांतिक पहलू को ज्यादा गंभीरता से लेना निरर्थक है, लेकिन यदि जारी हुए वारंट आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स की तुलना में बड़े हैं तो यह संभवतः इस बात का संकेत है कि कंपनी में टॉप हैवी सीनियर कैपिटलाइजेशन है, उसको इसकी जगह अतिरिक्त साधारण शेयर बेचने चाहिए। इस तरह वारंट का बतौर वित्तीय तंत्र हमारे हमले का मुख्य उद्देश्य मध्यम आकार के बॉन्ड इशू के संबंध में इसके उपयोग को खारिज करना नहीं है, बल्कि इस वर्ग में विशाल कागजी धन के बेलगाम निर्माण की कुरूपता के खिलाफ तर्क देना है। अध्याय 16 पर टिप्पणी। कुरिन्थियों के 36वें अध्याय में लिखा है, जो बीज आपने बोया है वो तब तक बड़ा वृक्ष नहीं बनेगा जब तक वो खुद मिट्टी में नहीं मिल जाए। बदलाव का जोश। परिवर्तनीय बॉन्ड्स को हालांकि बॉन्ड्स ही कहा जाता है, फिर भी वे स्टॉक्स की तरह व्यवहार करते हैं, ऑप्शंस की तरह काम करते हैं और अस्पष्टता का चोगा ओढ़े रखते हैं। यदि आपके पास कोई परिवर्तनीय बॉन्ड है तो आपके पास ऑप्शन भी है। आप या तो बॉन्ड्स को अपने पास रखकर ब्याज अर्जित करना जारी रख सकते हैं, या आप इन्हें पूर्व निर्धारित अनुपात पर जारीकर्ता कंपनी के साधारण शेयरों में बदल सकते हैं। ऑप्शन अपने धारक को अधिकार देता है कि वो तय अवधि के भीतर प्रतिभूति को दिए गए भाव पर खरीद या बेच सकता है। शेयरों को बदले जा सकने के कारण परिवर्तनीय की उन जैसे ज्यादातर बॉन्ड्स के मुकाबले ब्याज दरें कम होती हैं। वहीं दूसरी ओर यदि कंपनी के शेयर का भाव तेजी से बढ़ता है तो शेयर में बदले जाने योग्य परिवर्तनीय बॉन्ड का प्रदर्शन पारंपरिक बॉन्ड से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। इसके विपरीत पारंपरिक परिवर्तनीय में यदि ब्याज दर घटती है तो गिरते बाजार में वो और भी खराब हो जाता है। 1957 से 2002 तक इबॉट्सन एसोसिएट्स के अनुसार परिवर्तनीय बॉन्ड्स ने 8.3% का औसत वार्षिक रिटर्न अर्जित किया, जो शेयरों के कुल रिटर्न से सिर्फ 2% बिंदु नीचे था, लेकिन इसमें भाव स्थिर और नुकसान कम थे। शेयरों से अधिक आय, कम जोखिम। कोई आश्चर्य नहीं कि वॉल स्ट्रीट के सेल्समैन अक्सर परिवर्तनीय बॉन्ड्स को दो तरफा बेहतरीन निवेश बताते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर तुरंत समझ जाएंगे कि परिवर्तनीय में ज्यादातर अन्य बॉन्ड्स की तुलना में कम आय होती है और जोखिम अधिक होता है। अतः इन्हें इसी तर्क और समान रूप से न्यायोचित रीति से दो तरफा खराब निवेश कहा जा सकता है। आप इसमें किस तरफ होंगे ये इस पर निर्भर होगा कि आप इसका कैसे उपयोग करते हैं। वास्तव में परिवर्तनीय का व्यवहार बॉन्ड से अधिक शेयर जैसा होता है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 स्टॉक इंडेक्स के सह संबंध में परिवर्तनीय पर रिटर्न लगभग 83% होता है,
लेकिन ट्रेजरी बॉन्ड्स के सहसंबंध में इनका प्रदर्शन केवल 30% होता है। इस प्रकार परिवर्तनीय तब एक तरफ होता है जब अधिकांश बॉन्ड्स दूसरी तरफ हों। रूढ़िवादी निवेशकों के लिए जिनकी अधिकांश या संपूर्ण आस्तियां बॉन्ड्स में हों, उनका परिवर्तनीय के रूप में विविधीकरण बंडल जोड़ना सीधे शेयरों में निवेश जैसे डरावने कदम उठाने की जगह शेयर जैसा रिटर्न हासिल करने का तर्कसंगत तरीका है। आप परिवर्तनीय बॉन्ड्स को डरपोकों के शेयर भी कह सकते हैं, जैसा कि एडवेंट कैपिटल मैनेजमेंट के परिवर्तनीय विशेषज्ञ एफ बैरी नेल्सन बताते हैं कि मोटे तौर पर ग्राहम के दिनों से ये $200 बिलियन का बाजार गुलजार हो चुका है। अधिकांश परिवर्तनीय अब 7 से 10 वर्ष की रेंज वाले मध्यम आवधिक हो गए हैं, जिनमें लगभग आधे निवेश ग्रेड के हैं और अन्य बहुत से इशू में किसी तरह की कॉल प्रोटेक्शन मिलती है। समय पूर्व रिडेम्पशन के प्रति सुरक्षा इन सभी कारकों ने इन्हें उससे कम जोखिम पूर्ण बना दिया है जैसा ये हुआ करते थे। परिवर्तनीय बॉन्ड्स में छोटे लॉट में सौदा करना महंगा पड़ता है और विविधीकरण तब तक अव्यवहारिक है जब तक आपके पास केवल इस सेक्टर में निवेश करने के लिए $1 लाख से ज्यादा ना हो। सौभाग्य से आज के इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के पास कम भाव वाले परिवर्तनीय बॉन्ड फंड खरीदने का सरल साधन भी है। फिडेलिटी और वैनगार्ड ऐसे म्यूचुअल फंड्स का प्रस्ताव देते हैं जिनमें वार्षिक व्यय सहज ही 1% से कम होता है, जबकि ऐसे कुछ क्लोज एंड फंड भी वाजिब भाव पर उपलब्ध हैं और अक्सर कुल आस्ति मूल्य पर छूट भी होती है। वॉल स्ट्रीट पर मनोहरता और जटिलता साथ साथ चलते हैं और परिवर्तनीय भी अपवाद नहीं है। इसके नए संस्करणों में प्रतिभूतियों के वर्गीकरण हैं, जिनके एक्रोनिमिक संक्षिप्त नाम ऐसे हैं: LYONS, ELKS, EYES, PRCS, MIPS, CHIPS तथा YEELDS। ये पेचीदा प्रतिभूतियां आपके संभावित नुकसान में सहारा बनेंगी, लेकिन आपके संभावित मुनाफे को भी लगाम लगाएंगी और अक्सर ये इन्हें तय तारीख को साधारण शेयरों में बदलने का दबाव बनाएंगी। नुकसान को सीमित करने वाले अधिकांश निवेशों की तरह ही ऐसी चीजें आमतौर पर जितनी लायक होती हैं, उससे ज्यादा मुसीबत वाली होती हैं। अपने नुकसान के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा आपका ऐसी असामान्य जुगाड़ों को ना खरीदने, बल्कि समझदारी से अपने संपूर्ण पोर्टफोलियो को नकद, बॉन्ड और यूएस और विदेशी स्टॉक्स में विविधीकरण करने में है। कवर्ड कॉल्स का खुलासा। जब 2003 में मंदी के बाजार ने अपने पंजे गाड़े हुए थे, तो इसने कवर्ड कॉल ऑप्शन लिखने की पुरानी धुन को फिर हवा दी। अभी कवर्ड कॉल राइटिंग के हालिया गूगल सर्च को 2600 से भी ज्यादा हिट मिले। कवर्ड कॉल्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं? कल्पना कीजिए कि आपने इक्सने कॉरपोरेशन के $95 प्रति पीस पर 100 शेयर खरीदे। तत्पश्चात अपने इन शेयरों पर आपने बिक्री राइट का कॉल ऑप्शन लगा दिया। आपने एक्सचेंज में आपको नकद भुगतान मिल गया, जिसे कॉल प्रीमियम कहते हैं। मान लीजिए ये $10 प्रति शेयर है। इस बीच इस ऑप्शन के खरीदार को आपके इक्सने शेयर्स को आपसी सहमत भाव, मान लीजिए $100 पर खरीदने का अधिकार अनुबंध मिल गया। आपको ये शेयर तब तक अपने पास रखना होगा जब तक ये $100 नहीं हो जाता और आप प्रीमियम आय के तौर पर $1000 का मोटा मुनाफा नहीं कमा लेते, जो उस गिरावट में सहारा बनेगा जब इक्सने का शेयर टूटता है। कम जोखिम अधिक कमाई, तो इसमें बुरा क्या है? चलिए अब कल्पना करते हैं कि इक्सने का भाव रातों रात बढ़कर $110 हो जाता है, तो आपका ऑप्शन खरीदार अपने अधिकार का उपयोग करते हुए आपसे आपके शेयर $100 प्रति शेयर पर खरीद लेगा। आपको आपकी $1000 की कमाई तब भी मिलेगी, लेकिन आपके इक्सने उसके पास होंगे और अगर ये और बढ़ जाते हैं तो आप सिर धुनकर रह जाएंगे। चूंकि शेयर में लाभ की संभावनाएं असीम होती हैं, जबकि कोई भी हानि 100% से अधिक नहीं होती। इस रणनीति से आप केवल एक व्यक्ति को धनवान बनाएंगे और वो है आपका ब्रोकर। आपने अपने नुकसान को सहारा दिया, लेकिन आपने अपने लाभ की भी सीमा तय कर दी। व्यक्तिगत निवेशकों के लिए अपनी हानि को कम करने की कीमत अपने अधिकांश लाभ को तिलांजलि देना नहीं है।